चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों को जन्म भी देते रहते हैं और विवादों में घिरे भी रहते हैं, इधर फिर कुछ मसलों को लेकर के उन्हीं की चर्चा है। तो आज अरविंद केजरीवाल की ही कुछ ऐसी विवादित चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और केवल ये मसला अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है, उनकी जो पूरी टीम है उनमें आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, भगवंत मान, संजय सिंह तो सतत प्रयासरत रहते ही हैं कि किसी तरीके से उनकी मुंडी टेलीविज़न चैनलों पर दिखाई देती रहे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने, पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन आज हम बात करेंगे दो तीन उन अहम मुद्दों की जो हाल में काफ़ी चर्चित हुई हैं। एक तो आतिशी मारलेना कैम्ब्रिज में एक कार्यक्रम के सिलसिले में गई थी और कई बार लगता है इनके बातों को देख करके, सोच करके, सुन करके, जैसे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में एक होड़ लगी हुई है और ये होड़ है मोदी विरोध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन ज्यादा भला बुरा कह सकता है इसकी। और इनकी टीम भी फिर उसी लाइन पर चलती है। कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को आप देख लीजिए, मोदी जी के प्रति किस तरह की उनकी भाषा होती है। आतिशी मारलेना ने कैम्ब्रिज में कहा कि साहब, भारत की 35 करोड़ आबादी भूखे पेट सोने के लिए अभिशप्त है। अब ये बयान ऐसा है जिसको कोई भी रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि जब से कोविड काल चल रहा है मोदी सरकार करीब 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। तो ये 35 करोड़ आबादी कौन सी है जो भूखे पेट सो रही है? ये क्या इनके रजिस्टर में इनके नाम दर्ज हैं इन 35 करोड़ के? दूसरा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है पैनिक बटन। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बसों में, टैक्सी में पैनिक बटन लगवाने का ऐलान किया था और सुनते हैं करीब 800 करोड़ रुपए इसके लिए वसूले भी गए। अब उन 800 करोड़ का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। क्या एलजी इसके इस घोटाले की भी सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करेंगे? तीसरा विषय है, कांग्रेस ने तो इनको अंगूठा दिखा दिया। अध्यादेश पर इनका समर्थन नहीं करेगी कांग्रेस, ये तो तय हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बौखलाए घूम रहे हैं। लगभग उसी समय जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनको मिलने का मौका नहीं दिया, तो भगवंत मान सरकार कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी और उनके भतीजे को घेरने में लगी हुई दिखाई दी। अभी जो सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल 20 जून को पंजाब विधानसभा में होंगे। जाहिर है दर्शक दीर्घा में होंगे और उस दिन अध्यादेश के खिलाफ भगवंत मान सरकार निंदा प्रस्ताव पारित करेगी। मतलब ये किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और इधर सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को बिदकाने वाला एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी लोकसभा में, तो फिर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं उतारेंगे। तो कांग्रेस को वैसे ही एलर्जी है अरविंद केजरीवाल नाम से। एक और बयान है अरविंद केजरीवाल का, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जोड़ लेते हैं मनीष ठाकुर जी को, जो इन दिनों बिहार के प्रवास पर हैं और मैंने उनके आराम में खलल डाला है। तो जोड़ते हैं मनीष जी को और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत नमस्कार है सर, आपका। प्रणाम। दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, ये आतिशी कैम्ब्रिज में कह कर के आई है कि भारत में 35 करोड़ जनता
भूखे पेट सोने को अभिशप्त है। अब ये तो वेस्टर्न मीडिया के लिए बहुत बड़ी हेडलाइन दे करके आई हैं। ये मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर क्यों आमादा हो जाते हैं? यही बीमारी राहुल गांधी को है और अब यही बीमारी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को लग गई है। बिल्कुल सर, ये आतिशी जैसी जो टीम केजरी के सदस्य हैं, वो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जमीन से उनकी पहुंच नहीं है। विदेश में पढ़ करके आई हैं और ये माना जा रहा है कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति है, जो केजरीवाल जिसका डंका बजाते हैं और मनीष सिसोदिया को क्रेडिट देते हैं, वो माना जाता है कि ये आतिशी का ही की दिमागी उपज है। लेकिन आतिशी ने जो बात बाहर जाकर के कही है, उससे साफ दिखता है कि आतिशी को जमीन से कोई संपर्क उसके पास नहीं है। मैं, जैसा आपने कहा कि मैं अभी बिहार में हूं और गांव भी होकर के आया, उसी बिहार में उसी जगहों पे सालों पहले भी घुमा है। मेरा गांव इंटीरियर है, नेशनल हाईवे बिछ गया है। मैंने कई बार मुहिम चलाया, संसद भवन तक बतौर जर्नलिस्ट अपने सांसद को लेकर के उस समय के बिजली मंत्री पीयूष गोयल से भी पार्लियामेंट में मिला था। 2018 तक हमारे गांव में बिजली नहीं थी सर। आज हमारे गांव में, हमारे यहाँ जो खेती करने वाले लोग हैं, आप उन्हें अपनी उतरन नहीं दे सकते। उनके पास खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। ये पहली बार है इस देश में कि कम से कम भूखे इस देश में कोई नहीं मर रहा। आजादी से पहले बहुत भूखे, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन आपके देश में आज की तारीख में भूखे कोई नहीं मर रहा, इतना तो तय है। इससे साफ है कि आतिशी जैसे लोग ये क्या खेल करने जा रहे हैं। फिर ये उठता है कि जब टीम केजरी के लोग विदेश जाना चाहते हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। मुझे कई बार लगता है कि ये जानबूझ करके चर्चा में बने रहने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है कि राहुल गांधी के साथ साथ ये भी चर्चा में हो, और जब तक आप अपने कुकृत्यों के कारण ही किसी वजह से चर्चा में नहीं रहते हैं, उसके कोई मायने नहीं है। भारत को बदनाम करने के षड्यंत्र में, ताकि एक ऐसी महिला जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो सिर्फ एक मनीष सिसोदिया के कंधे पर एक बैताल की तरह हमेशा केजरीवाल ने छोड़ करके रखा हुआ था कि क्या कुछ सिसोदिया करता है, ये बस आतिशी की नजर जो है उस पर जमी रही। उस आतिशी से ये मुझे लगता है कि एक प्लांट में, चूंकि केजरी भारतीय राजनीति के सबसे शातिर नेता मुझे नजर आते हैं। भारतीय राजनीति में केजरीवाल से जैसा धूर्त नेता, केजरीवाल से जैसा शातिर नेता आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए उसे लोग नटवरलाल कहते हैं। नटवरलाल भी उसके सामने में बौने हैं। वो जब आप कहते हैं कि बौना व्यक्ति, जो उनके मित्र कुमार विश्वास कहते हैं कि आप उसे बौना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा मैं कहता हूं कि उसे 36 नंबर की शर्ट आनी चाहिए। वो क्यों 46 नंबर की शर्ट पहनते हैं? 1-2 नंबर का तो ऊपर नीचे चल जाता है सर। तो समझ में आता है कि धूर्तता का लेवल क्या है। मुझे लगता है कि पूरे प्लान में केजरी ने आतिशी से वो स्क्रिप्ट पढ़वाई है विदेश में, ताकि भारत को बदनाम किया जा सके और वो चर्चा में किसी ढंग से आतिशी मार्लीवान हो, चर्चा में आम आदमी पार्टी हो। ये एजेंडा है। इससे ज्यादा मुझे इनका कोई एजेंडा नहीं लगता। ये जमीन से बिल्कुल अलग एक ऐसी राजनेता है जिसको भारत पिछले कुछ सालों में कितना कुछ बदल गया है, अंदाजा ही नहीं है। और ये बयान दे रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा जमावड़ा किया था। उसके बाद राहुल गांधी गए थे और उन्होंने वहां पर काफ़ी अनाप शनाप बातें कही थी। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, न्यायपालिका और मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मतलब कितने झूठ बोलने पर ये लोग आमादा हैं। चलिए दूसरे विषय पर बढ़ते हैं। दूसरा विषय है पैनिक बटन का। पैनिक बटन लगाने की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की थी कि बसों में और टैक्सियों में लगाएंगे, ताकि बेटियां, माँ, बहन, बहू सुरक्षित रहें, उनकी इज्जत सुरक्षित रहे। कोई उनके साथ छेड़छाड़ करे या कोई भी इस तरह की बात हो, वो पैनिक बटन दबाएंगी और पुलिस जो है वो चंद मिनटों में उनके पास उनकी मदद के लिए होगी। और जानकारी ये मिल रही है कि करीब 800 करोड़ के आसपास वसूला गया टैक्सियों और बसों में पैनिक बटन लगाने के लिए, लेकिन वो बटन आज तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी टैक्सी में या बसों में। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक और घोटाला है ये, और क्या एलजी इस मामले की भी सीबीआई जांच के आदेश देंगे? उसके बाद इनका क्या होगा? देखिए, केजरीवाल का सर हमेशा से
शगुफा रहा ये। एक याद होगा सबसे शुरुआत में कहा था जब निर्भया कांड हुआ था जिससे इन लोगों की उत्पत्ति है। निर्भया कांड को सबसे ज्यादा केजरी ने भुनाया और उसमें ये कहा था कि हम दिल्ली में, पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे और अपराध पे पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार पे हमला हो रहा था, उस समय भी कह रहे थे कि भले दिल्ली पुलिस केंद्र की सरकार के पास हो, शीला कुछ भी नहीं कर पा रही है। हाल के दिनों में लव जिहाद से लेकर के इतने सारे मामले आए, केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर अपना ठीकरा फोड़ती रही। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये सब ये इस टेक्निकल चीज को कोई नहीं जानता कि भले दिल्ली पुलिस इस मामले में पुलिसिया जांच करती है, लेकिन अदालत में इस पूरे मामले को पेश साबित करने की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की होती है। कोई भी केस स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है और दिल्ली में जितने भी इस तरह के केस हुए हैं, किसी भी मामले में अपराधी को सजा नहीं हुई है, चार्जेस फ्रेम तक नहीं हुए, जितना लव जिहाद टाइप का जो कुछ भी मामला हुआ है। ये साफ दिखता है कि केजरीवाल का इंटेंशन क्या है। जिसकी उत्पत्ति ही निर्भया कांड से हुई। आपको याद होगा कि निर्भया कांड पे कितना बवाल हुआ और आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति जो एक गुस्सा युवकों के अंदर था सत्ता और सिस्टम के खिलाफ, उसका केजरी ने फायदा उठाया। लेकिन उसी दिल्ली में कितने अपराध हुए हैं हाल के दिनों में, और ये सरकार, दिल्ली की सरकार के जो पुलिस है, वो जानबूझ करके कह लीजिए या फिर इसकी इंटेंशन ऐसी खराब रही कि अदालत में कोई भी केस साबित नहीं हो पाया। हाल के दिनों के भी मामले ऐसे ही हैं। इसीलिए लगता है कि पूरा ये सगुफा, ये एक तरह से बेईमानी रही। जिस डेवलपमेंट की बात केजरीवाल करते हैं, आप शीला जी के दौर की बात कर लीजिए, आपका तो अनुभव लंबा है इस पूरे मामले में, दिल्ली एनसीआर और उसे लेकर के किस तरह से दिल्ली का कायाकल्प शीला जी के दौर में हो गया। फ्लाईओवर हम लोग जब मास कॉम करने दिल्ली आए थे 90 के दशक के आखिरी समय में, तो दिल्ली और पिछले 10 साल पुरानी दिल्ली में बहुत बदलाव है। लेकिन जब से केजरीवाल हैं, आपको, मुझे नहीं लग रहा एक भी फ्लाईओवर बना है, कोई ऐसा डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट और विकास की नौटंकी ये आदमी करता, 2-3 स्कूलों की चमक के नाम पर, उसी फोटो के नाम पर। स्कूल में कुछ लोग मानते हैं कि स्कूल में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन सेलेक्टेड कुछ स्कूल है जिसको उदाहरण के रूप में पेश किया जाए। बसों के लिए क्या क्या नहीं नौटंकी की गई थी कि कैसे सुविधाएं दी जाएगी, महिला मार्शल होगा बसों में, ये सब धूर्तता इनकी रह गई, झूठी गवाही। ये तमाम चीजें अब लगता है कि पेपर में इस तरह का काम करके ये कमाई का काम किया गया है। ये एक परत दर परत अभी खुलना है सर। ये अभी शराब माफियागिरी का धंधा खुला है, अभी तो शिक्षा का ऐसा घोटाला खुलना, मुझे लगता है बस पैनिक बटन से पहले कि लोगों की आंखें चौंधिया आ जाएगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई अधिकारी जो हैं, मेरे बहुत निजी मित्र हैं, वो सब बताते हैं कि जिस दिन ये मामला खुला, एजुकेशन भ्रष्टाचार का जिस दिन मामला खुला, लोगों की आंखें फट जाएगी कि किस तरह से लूट मचाया गया है, किस तरह से समोसा जलेबी के नाम पर जानबूझ करके ये दरअसल लोग बताते हैं कि ऐसी प्लानिंग की गई है कि केजरी ने भ्रष्टाचार की परत ऐसे फैलाई हुई है कि उसके निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो खुश रहे। हर स्कूल में हर दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ फंक्शन होना है जिसके नाम पर छोटे स्तर पे समोसा जलेबी बंटना है, टीचरों अलग अलग स्कूलों से जमा होना है। ये अलग तरह का भ्रष्टाचार है। स्कूलों के रिनोवेशन पे अलग तरह का भ्रष्टाचार है, और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को किस तरह का ठेका दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें खुली है, और ये परत दर जिस आदमी ने भ्रष्टाचार के लिए ये एक नैतिकता का आवरण ओढ़ा, ईमानदारी का आवरण ओढ़ा, उसका ये आवरण अभी उतरना है और धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया। लेकिन इतना बड़ा एक खिलाड़ी है कि किसी भी मामले में ये देश में पहला व्यक्ति है जिसने अपने, जो चीफ मिनिस्टर तो है, लेकिन कोई किसी मंत्रालय को इसने डायरेक्टली नहीं संभाला है, कागज पे किसी पे इसका साइन नहीं है। इसलिए इस आदमी का फंसना एकदम आखिरी समय है। ऐसा लगता है कि हर किसी को फंसाने के बाद ये आदमी कॉलर पर रख सकता है कि हाँ, मैं तो बेईमान नहीं हुआ ना, मैंने तो चोरी नहीं की ना। लेकिन धीरे धीरे परत दर परत ये तमाम चीजें खुलनी है, और ये पैनिक बटन का मामला भी ये सामने आएगा कि भ्रष्टाचार किस स्तर तक है, ये कुछ दिनों के अंदर दिखाई दे देगा। और मनीष जी, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुटकी लेते हुए इनके एक और भ्रष्ट आचरण का खुलासा किया। उन्होंने कहा लोगों से कि क्या आपको पता है ये भगवंत मान को अपने साथ लेकर के देश में क्यों घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको एक्चुअल में पंजाब का हवाई जहाज चाहिए, पंजाब सरकार का हवाई जहाज चाहिए, और अगर अरविंद केजरीवाल उसमें अकेले उड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनका कोई हक नहीं बनता है
किसी दूसरी राज्य सरकार के वाहन में घूमने का, हेलीकॉप्टर या जहाज में घूमने का। इसलिए ये पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर के घूमते हैं। ये एक और इनका भ्रष्ट आचरण नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए निकले थे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत गंभीर मामले पे निर्मला जी ने बात रखी थी और मुझे याद है उस समय का कि किस तरह से जो जिस चीज पे लोगों का ध्यान ऐसा लगे कि हाँ ये सामान्य मामला। आप देखिए हर जगह ये आदमी महाराष्ट्र गए मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, जहां गए वहां जाकर के ये स्पेशल हेलीकॉप्टर में जाते। इनकी औकात क्या है? दिल्ली जैसे शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो ही पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, देखिए तेजेंद्र बग्गा के साथ क्या किया। एक सामान्य बीजेपी का कार्यकर्ता जो एमएलए के चुनाव लड़े और जीत नहीं पाए, उसके घर पंजाब पुलिस आ गई। एक एनसीआर का एक पत्रकार, मैं नाम भूल रहा हूं, उसके घर कुमार विश्वास को धमकाने के लिए ये चीजें की हुई कि आपके पास पंजाब में एक राज्य में पुलिस आई थी। ये बताता है, कल्पना कीजिए कि यदि दिल्ली की पुलिस इन लोगों के पास होती तो ये किस स्तर तक जाते। नेशनल कैपिटल की कैसी तबाही कर देते, ये सोच के जो है वो डर लगता है। अब सोचिए जो व्यक्ति कहता था कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, उसकी लूट का स्तर देखिए कि 50 करोड़ से ज्यादा उसने अपने घर के रंग रोगन में लगा दिए। इसका जो डिप्टी सीएम है, ये जो डिप्टी सीएम, ये जो पंजाब का प्रभारी जो है, कायदे से कहिए कि केजरीवाल का डिप्टी है, वो केजरीवाल ने एक तरह से चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा को पंजाब का बनाया हुआ है। भगवंत मान एक डमी चेहरा है, सबको हिसाब है। वो आदमी दो दो घर रखे हुए हैं और हाईकोर्ट में मैटर है। कमाल की बात यह है कि अदालत, मतलब एक घर उसका पहले का है, जिसने कहा कि उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मेरे स्तर से, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, उस लेवल का मेरे पास घर नहीं है, इसे दूसरा घर अलॉट किया गया। पहला घर इसने खाली नहीं किया। जब इसे खाली करने के लिए कहा गया तो कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बेईमान और ढोंगी गैंग है ये दिखाता है कि इन लोगों का छलावा क्या है। पंजाब में सरकार बनी, एक डमी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और पूरा इस्तेमाल, चूंकि एक पूर्ण राज्य है पंजाब, भले ही मुफ्त की घी पी करके, कर्ज की से लेकर के घी पीने वाला राज्य बन चुका हुआ है, लेकिन एक संपन्न स्टेट तो है पंजाब। उस पंजाब के चीफ मिनिस्टर की सुविधा भोगना, ये दिखाता है कि इस आदमी का चरित्र कैसा है, ये आदमी का लेवल क्या है। ये सीधे सीधे बता रहा है कि ये आदमी, ऐसे ऐसे लोग जब नैतिकता की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से चोट पहुंचता है। ऐसे बेईमान, ऐसे धूर्त, ऐसे नटवर लाल किस्म के लोग जब इस तरह से खेल करते हैं। और ये बहुत घृणित मामला है कि आप, ऐसा नहीं कि पब्लिक को समझ में नहीं आता है, ये सब समझ में आता है कि आप पंजाब, आप अपने डिप्टी को लेकर घूम रहे हैं तो सही बात है कि आप अपने डिप्टी, आपकी हैसियत क्या कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लेकर के आप घूमेंगे। ये साफ संकेत करता है कि केजरीवाल का चरित्र कैसा है और उन्होंने आवरण कैसा ओढ़ा हुआ है। मनीष जी, मेरे विचार से इनका जो उभार था और जो अन्ना का आंदोलन था वो भी कांग्रेस के खिलाफ था। और उस समय इन्होंने कहा कि जब ये राजनीति में उतरे कि मैं कभी ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा ना कभी लूंगा, अपने बच्चों के सिर की कसम खाई। बाद में कांग्रेस का समर्थन भी लिया, बच्चों के सिर की परवाह नहीं की, कसम की परवाह नहीं की। और सबसे ज़्यादा गाली भी शुरू में इन्होंने कांग्रेस को और कांग्रेसियों को दी। यहाँ तक कि जो बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उनको भी भ्रष्टाचारियों की सूची में डाल करके जंतर मंतर पर उनका भी फोटो चस्पा कर दिया था। अब सारे उन्हीं भ्रष्टाचारियों से जाकर के मिल रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक भी बात समझ में आती है, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा गाली आपने दी है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है, दिल्ली में आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया, पंजाब में आपने रिप्लेस किया, गुजरात हो, तमाम दूसरे राज्य, वहां जाकर के आप चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांग रहे हैं मिलने का कि साहब अध्यादेश पे आप हमें समर्थन कर दीजिए। तो कांग्रेस ने तो इनको अंगूठा दिखा दिया और कह दिया कि नहीं, हम आपको समर्थन नहीं देंगे। क्या हालत इनकी है कि जिन जिन को इन्होंने गालियां दी है उन्हीं के दरवाजे पे अब दस्तक दे रहे हैं जाकर के। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस, कहते हैं ना कि कांग्रेस आखिर कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है,
7 दशक तक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसे देश पे शासन करने का अनुभव है। और केजरी जैसे नेता को भले ही अपने आप को इन्हें समझ में आ रहा हो कि धूर्तता के चरम लेवल पे हैं, ये दिल्ली के साथ पंजाब में सरकार मूर्ख बना करके लोगों को बना गए हैं, लेकिन कांग्रेस हर हाल में इन्हें कहना थूक कर चटाने की कंडीशन में लाना चाहती है। अब ये पब्लिकली ट्विटर पे लिखते हैं कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांगा, हमने राहुल गांधी से समय मांगा, हमने सोनिया जी से समय मांगा, लेकिन आज तक किसी ने समय इन्हें नहीं दिया। ये शरद पवार के दरबार में चले आए, ये उद्धव ठाकरे के दरबार में चले आए, देखिए किस तरह से जलालत वहां हुई थी इनकी। ये नीतीश कुमार से पता नहीं कितनी बार मिल चुके हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इनको मिलने का समय नहीं दिया है। ये बताता है कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। लेकिन ये जो एक प्लान कर रहे हैं कि हम राज्यसभा में वो अध्यादेश सरकार का रोक देंगे, इन्हें पता है कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जिनको इनका पलीता लगा सकती है, और किसी भी हाल में कांग्रेस उस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग नहीं करेगी, मतलब इनके पक्ष में वोटिंग नहीं करेगी। ये साफ है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। अजय माकन ने तो ये कह दिया कि यार इस आदमी को क्या समझ में नहीं आता कि दिल्ली एक ना राज्य है ना अर्ध राज्य है, दिल्ली कुछ भी नहीं है। ये अजय माकन ने इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने बताया कि जब शीला जी की सरकार थी तो ये आदमी किस कदर कूद रहा था, इस आदमी के हाथ में पंजाब कैसे, दिल्ली की पुलिस कैसे दी जा सकती है। ये साफ है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड तय कर लिया है कि वो जो अध्यादेश सरकार लाई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक ऐसा मामला है जिससे केजरी कमाना चाहते हैं। केजरीवाल और उनके पूरे गैंग का लूट करने के अलावा कोई धंधा नहीं है। शराब, इसीलिए शराब माफियागिरी का धंधा किया गया ताकि लूट किया जाए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ये आदमी कमाई करने के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। किस जगह पे आप रहेंगे, कौन मलाईदार पोस्ट है, किस अधिकारी को कहां रखेंगे, इसके ट्रांसफर पोस्टिंग में ही आपकी मोटी कमाई होती है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बड़े पैमाने पर है। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के बेटे ने तो कहा ही था कि किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, हम अपने हिसाब से करेंगे। उस समय के माफिया ये तय करते थे कि कौन अधिकारी कहां रहेगा, और मलाईदार जगहों पे अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए पैसे किस कदर लिए जाते थे। जो ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, केजरी ने 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी और उपराज्यपाल ने उनका हाथ मरोड़ दिया। उपराज्यपाल क्या कहें, अमित शाह ने हाथ मरोड़ दिया, हाथ मरोड़ के ऊपर चढ़ा दिया। और जिस अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट में कूद रहे हैं, इन्हें लज्जा और शर्म नहीं आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद कपिल सिब्बल नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के ऑथराइज्ड प्रवक्ता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के अलग अलग मंचों पे वकील हैं। तो तुम जो अभी जिस अभिषेक मनु के सिंघवी के लोग को लेकर के कूद रहे हो, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये साफ है कि केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि यदि कांड ऐसा हुआ तो ये पूरी सेटिंग तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से करवाने का ही सोच रखे थे, लेकिन ये वहीं पर रिमोट जो है ना वो थामी हुई है सोनिया गांधी कि तुम्हारा गर्दन कब हम दबा देंगे, कब तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये जो बहुत कूद रहे हैं, इनका इलाज सोनिया गांधी के पास है। सोनिया गांधी मतलब आपके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों के बारे में हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी कैसी पैठ है आज, लेकिन उसके बावजूद आज तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। वकील कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी। आज तक 1 साल से ज्यादा समय से सत्येंद्र जैन जेल में है। वो जो जमानत उसे है, उसे मैं जलालत की जमानत कहता हूं। मतलब तुमने फर्जीवाड़ा, मैं मर रहा हूं जी, 35 किलो वजन कम हो गया, 60 दिन के लिए जमानत है, फिर अंदर जाएगा वो। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को रख करके भी साल भर से सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। ये साफ इंडिकेशन है कि फंसना तो केजरीवाल को है। तो केजरीवाल का ये सौरभ भारद्वाज जो कूद रहा है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़े, इन्हें शर्म नहीं आती है कि किससे ये बाप से बात कर रहे हैं। कम से कम ये समझना चाहिए कि आप थूक कहां रहे हैं आप। तो सौरभ भारद्वाज की क्या औकात है कांग्रेस के सामने, में समझना पड़ेगा कि रिमोट जो है ना उसके आका की रिमोट सोनिया गांधी के पास है। तो जिस दिन सोनिया गांधी उसे दबा देगी, उसी दिन केजरी का खात्मा हो जाएगा। तो इसीलिए ये चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि हम जो है पंजाब, अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं कूदेंगे, नहीं आएंगे, आप भी भविष्य में पंजाब में नहीं आइएगा। ये ड्रामे, मुझे लगता है कि ड्रामा ये होगा कि हो सकता है कि कांग्रेस, केजरीवाल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव अपनी उम्मीदवार ना उतारे, ये कहते हुए हमें भरोसा दे दिया गया जी कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस नहीं उतारेगी, और उसके बाद में ये कूदेंगे, ताकि इन्हें लग रहा है किसी ढंग से कांग्रेस अध्यादेश में साथ आ जाए।
क्योंकि इन्हें पता है कि जमानत जिस तरह से कर्नाटक में जब्त हुई, पंजाब उसी तरह से राजस्थान में भी होगी, पंजाब छत्तीसगढ़ में भी होगी और मध्य प्रदेश में होगी। मगर मुझे लगता है कि बहुत शातिराना खेल केजरी खेलेंगे और सौरभ भारद्वाज ने जो बयान दिया है वो हवा में नहीं दिया है, ये पूरे प्लान्ड वे में है कि ये केजरी प्लानिंग ये करेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कांग्रेस का स्टेट है, जहां कोई क्षत्रिय छत्रप नहीं है और यहां पर कोई केजरीवाल की कोई हैसियत है भी नहीं। इसके आधार पे वो एक बड़ा समझौता अध्यादेश पर करना चाहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने कोई बहुत कच्ची गोली खेली हुई है इस आदमी के साथ इतना छोटा सा समझौता करेंगे। केजरीवाल का गला दबा हुआ है, 9 घंटे तक सीबीआई ने जो उससे पूछताछ की, उसी दिन से केजरीवाल की सांसें जो है ना वो दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। केजरीवाल बहुत शातिर पॉलिटिशियन हैं, ये तो हम और आप जानते ही हैं। जिस तरह के बयान इन्होंने अध्यादेश को लेकर के दिए हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इन्होंने कहा कि साहब दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए हैं मोदी जी ने, दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए गए हैं। वास्तव स्थिति क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक और दांव खेल रहे हैं। भगवंत मान सरकार से इन्होंने कहा कि आप अध्यादेश की निंदा का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करो। तो पहले पंजाब सरकार से कराएंगे, फिर दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला करके यहाँ कराएंगे, शायद करा भी लिया हो, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। और उसके बाद ये जो बाकी की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी राजनीति करते हैं, उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने तो दोनों राज्य सरकारों ने कर दिया, अब आप लोग भी करो। और अरविंद केजरीवाल खुद भी उस दिन पंजाब विधानसभा में दर्शक दीर्घा या वीआईपी दीर्घा में मौजूद रहेंगे। कैसे देखते हैं इनके इस कदम को और दांव पेंच को? देखिए, मुझे लग रहा है कि पंजाब में ये पूरी तरह से अपने आप को एक प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इनका इस तरह से प्रेजेंस रहना, ये अपने आप को ये सुपर चीफ मिनिस्टर दिखाने की एक अपने आप को कोशिश है कि हम भले ही, चूंकि संविधान के मुताबिक दूसरे जगह तो कहीं बैठ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को एक सुपरमेसी में दिखाना चाह रहे हैं कि हम भगवंत मान के बॉस हैं। और जो पंजाब में पूरा इनका पेंच फंस रहा है पंजाब में, अब देखिए कि आपने भी शायद शो इस पे किया है कि किस तरह से किसान आंदोलन का पूरा कांड खुल रहा है। धीरे धीरे चीजें आ रही कि पंजाब में सरकार बनने के लिए और किस तरह से किस पार्टी को कितना सहयोग बाहर से मिला है इस खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने के लिए। क्यों आज तक केजरीवाल खालिस्तानी मूवमेंट पे कुछ नहीं बोल पाए, जबकि लगातार कुमार विश्वास ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार ये बोल दे कि जिस जगह ये ठहरा हुआ था, रात जिसके साथ बिताई है, वो खालिस्तान का आतंकी नहीं था, उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। केजरीवाल ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये जो पूरा दिल्ली का ढोंग है, केजरीवाल को दरअसल अब दिल्ली में सर काम करने में मजा नहीं आ रहा है। उसे पता है कि उसका चेला चाटी, और चेला भी किस स्तर का, सामान्य स्तर का, कि जिसे कुमार विश्वास जैसे लोग टिकट देने की बात करते थे कि हाँ तुम्हें टिकट मिलेगा, तो दरबारी कुमार विश्वास का था, उस 5वें 6ठे स्तर का आदमी उससे सुप्रीम है। वो एक पूर्ण राज्य का चीफ मिनिस्टर है, बॉर्डर स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब जैसे संपन्न स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। तो केजरीवाल के लिए नागवार गुस्सा कि कभी भी यदि बैक बाउंस कर गया, कभी भी ये जीतन राम मांझी बन गया, जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया था नीतीश कुमार ने। अब हर कोई तो मनमोहन सिंह नहीं होता, भारतीय राजनीति में बार बार मनमोहन सिंह पैदा नहीं होते कि बस मुंडी घुस नीचे किए हुए हैं और जी मैम कर रहे हैं। जिस दिन भी यदि जग गया भगवंत मान का आत्म सम्मान कि भाई मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं एक पूर्ण राज्य का चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे लगता है कि केजरी उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, उनके ऊपर नजर बैठा रखने के लिए, जिस तरह से आप नीतीश कुमार को देखिएगा कि नीतीश कहीं भी जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो पूंछ की तरह लालू पुत्र को हमेशा लेके घूमते हैं कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में कोई कांड ना कर दे। तो मुझे लगता है कि एक डरा हुआ केजरीवाल है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमेशा बैताल बने हुए रहता है अब भगवंत मान के ऊपर, चाहे उनकी हेलिकॉप्टर सुविधाओं का भोग करना हो या उनके ऊपर नजर जमाए रखने की साजिश हो। अभी तमिलनाडु में एमके स्टालिन के एक मंत्री वी सेंथिल बालाजी, उनको गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा।
उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 14-15 में जो जॉब के बदले उन्होंने कैश लिया था, और उसमें जो नाटक नौटंकी हुई, जिस तरह वो बच्चों की तरह रोता पीटता हुआ दिखाई दिया, फिर आईसीयू में भर्ती कराया गया, जैसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद नेताओं के सीने में पेन होता है वैसे ही उनके भी हुआ। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सीने में भी पेन हुआ जब उसको गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि एक जमाना था जब सीबीआई ईडी की इज्जत थी, और इन्होंने कहा कि अब तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग दिखाई देती है। तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? ये कह रहे हैं कि एक जमाने में ईडी और सीबीआई की बड़ी इज्जत थी, तो एक जमाने में तो अरविंद केजरीवाल को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हीरो का दर्जा प्राप्त था। तो आज अरविंद केजरीवाल की खुद की क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, आपने सवाल में ही आपका जवाब भी है कि एक जमाने में इसकी भी इज्जत थी। लोग बड़ी उम्मीद जगाए थे। भारत त्रस्त था कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। भारत और दिल्ली की जनता शीला दीक्षित से त्रस्त नहीं थी, केंद्र की कांग्रेस की सत्ता से त्रस्त थी। लेकिन केजरी ने उसकी कीमत दिल्ली में वसूल ली, और जो एक छवि उसने बनाई अपनी ईमानदारी की, नैतिकता की, 36 नंबर के बदले 46 नंबर की शर्ट पहन करके, एक साधारण हवाई चप्पल पहन करके, ये जो ढोंग और नौटंकी केजरीवाल ने की, उस नौटंकी में लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये आदमी भरोसे के लायक है। लेकिन जिस सीबीआई की ये बात कर रहा है, ये वही सीबीआई है जिसके लिए उस दौर में, जिस दौर की केजरी बात कर रहे हैं, कि पिंजरे में बंद तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस पिंजरे में बंद तोता। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये किस सीबीआई की बात कर रहे हैं, ये किस सीबीआई की बात कर रहे हैं जब अपना इनका पेंच फंसा है। दरअसल केजरीवाल को यह डर लगने लगा है कि जिस दिन मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन गया, आज न कल ये होगा, उस दिन इस केजरी का क्या होगा। महत्वपूर्ण ये इसीलिए इन्हें लगता है कि सीबीआई, ईडी, इन सब की छवि को डैमेज कर दिया जाए। इन्हें किसी भी सेंथिल से मतलब नहीं है, किसी लालू प्रसाद यादव से मतलब नहीं है। इन्हें इस बात से कि अब ये उन चोरों की टीम में शामिल होना चाह रहे हैं कि चोरों की टीम जोर जोर से चिल्लाएगा, और ये कहना ना कि सिपाही को ही चोर बनाने के लिए जो हल्ला मचाएंगे, उससे पब्लिक कुछ समझ लेगी। ये केजरीवाल का डर बता रहा है, और आप देखेंगे कि ये डर केजरीवाल का उस दिन से है जिस दिन सीबीआई ने इन्हें 9 घंटे उल्टा लटकाया था। केजरीवाल ने भले ही सर अपनी कलम जो है ना वो बंद करके यूं रखी हुई हो कि किसी पे साइन मुझे नहीं करना क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं, लेकिन हर चीज रिकॉर्ड में है। राघव चड्ढा के बारे में कि राघव चड्ढा सिसोदिया के साथ हर मीटिंग में रहता था, ये मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने, अरविंद समथिंग नाम है उसका, उसने ये गवाही दी हुई है। जी जी, उसने ये गवाही दी हुई है कि फिर राघव चड्ढा, सवाल ये कि राघव चड्ढा कौन है। राघव चड्ढा केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद है, ये सब जानते हैं। तो चड्ढा क्यों होता था शिक्षा मंत्री के साथ या शराब मंत्री के साथ हर मीटिंग में, ये दिखाता है कि पूरा इंडिकेशन केजरी की तरफ था। केजरी किसी पर भरोसा नहीं करता। केजरी ने एक मेरी मिसाल से एक मंदबुद्धि व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाए रखा ताकि वो पूरी तरह से कंट्रोल करे रखे, और इसीलिए वो अपने राघव चड्ढा को हमेशा रखता था। केजरीवाल को पता है कि इस मामले में फंसना है, इसीलिए वो हर किसी के साथ, जो भी आदमी प्रताड़ित है, सोचिए जिस लालू यादव के लिए भ्रष्टाचार के लिए क्या क्या नहीं बातें करी, जिस शरद पवार के लिए क्या क्या नहीं बातें, उसके तलवे आज ये चाट रहे हैं। तो केजरीवाल की सीबीआई की गत की तो बात देश समझ जाएगी आज भी, यदि देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है और हर किसी को ये लगता है कि यदि पीड़ित है उसके मामले की जांच सीबीआई करे, तो सीबीआई की साख तो आज भी जस की तस है। केजरीवाल को अपनी साख बतानी चाहिए कि उनकी साख का क्या हो गया।